इसमें 2026 मंथली मैगजीन का एनालिसिस बिल्कुल हिंदी में, क्योंकि मैगजीन को डाउनलोड करना जितना ज़्यादा हमारे लिए आसान होता है उससे भी ज़्यादा संभव होता है उसे पढ़ना। यदि हम उसे एक बार पढ़ भी लेते हैं तो उससे भी ज़्यादा हमारे लिए कठिनाई महसूस होती है कि उसे रिकॉल करना। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करते हुए और अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इससे संबंधित हमारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे, महत्वपूर्ण जो सिलेबस से लिंकिंग करते हुए हमने इजीली पढ़ा था। तो जो भी एस्पिरेंट न्यू है वो जाकर देख सकते हैं लेक्चर को। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था। आपको यदि लेक्चर ध्यान से देखते हैं तो अंत में 2 प्रश्न भी दिए जाते हैं हर टॉपिक के समाप्त होते हुए। पहला हमारा टॉपिक है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जिसे हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। आखिर ये सुर्खियों में क्यों रहा? सुर्खियों में क्यों रहा, आपको उससे जानने से पहले जानना पड़ेगा आखिर ये होती क्या है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि सरकार क्या बनाती है? सरकार सड़कें बनाती है, सड़कें पर हम चल फिर सकते हैं, गाड़ी इत्यादि चलाती है। उसी प्रकार सरकार क्या करती है? सरकार डिजिटल रूप से अवसंरचना का निर्माण करती है। जैसे सड़कों पर हम चल फिर सकते हैं, इसी प्रकार डिजिटल सड़कें होती हैं ये भी। इसमें जैसे कि हमारी जो पहचान होती है वो डिजिटल कर दी जाती है। जैसे कि आपका आधार का उदाहरण ले सकते हैं। हम पेमेंट करते हैं, हम जो कैश देते हैं उसको हम कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से। जैसे कि हम यूपीआई का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जो डॉक्यूमेंट पहले हमें अपनी जेब में रखने पड़ते थे, हमें फिजिकल रूप में लेकर जाने पड़ते थे, वो हम डिजी लॉकर में रख सकते हैं। तो इस प्रकार डिजिटल अवसंरचना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डिजिटल सार्वजनिक लोगों के लिए इसका निर्माण करना, इसलिए टॉपिक सुर्खियों में रहा। तो देखते हैं आखिर चर्चा में क्यों? चर्चा में इसलिए क्योंकि हाल ही में नीति आयोग ने विकसित भारत हेतु नीति आयोग ने किया क्या है? विकसित भारत हेतु DPI 2047 नामक एक रणनीतिक रोड मैप जारी किया, इसलिए टॉपिक सुर्खियों में रहा। इसका क्या उद्देश्य है? इस रोड मैप का उद्देश्य है कि देश में समावेशी, आजीविका केंद्रित, रोजगार केंद्रित और उत्पादक आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार का रोड मैप जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है? रिपोर्ट के मुख्य बिंदु है, नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में बताया कि DPI के विकास के लिए हमें 2 चरणों वाले जो अप्रोचेस है उसे अप्रोच अपनानी पड़ेगी। 2 चरणों के अप्रोच की अनुशंसा की गई है। पहली अप्रोच होगी कि DPI 2.0, जिसकी समय अवधि 2025 से 2035 के मध्य रखी गई है। इस समय DPI जो अपनाया जाएगा, इसकी जो अप्रोच है विकास के लिए, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि तकनीकी रूप से जो बड़े पैमाने पर आजीविका आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाए। मतलब लोगों में स्किल डेवलप की जाए ताकि वो तकनीकी रूप से जो आजीविका के पैमाने होते हैं उसके आधार पर विकास कर सकें और स्किल को डेवलप करते हुए अपनी आजीविका को भी प्राप्त कर सकें। उसी प्रकार DPI 3.0 है, जिसकी समय अवधि 2035 से 2047 के मध्य। इसका जो दीर्घकालिक लक्ष्य और व्यापक लक्ष्य है, इसमें उद्देश्य रखा गया है कि समावेशी समृद्धि को सुनिश्चित करना, लोगों को, सभी लोगों के साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाए, लोगों के सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाए। विकास और समृद्धि में क्या अंतर होता है आप अपनी बेसिक क्लास में कर चुके होंगे। तो देखते हैं कि DPI 2.0 में संरचनात्मक बाधाओं से परिवर्तन तक किस प्रकार होगा। अभी कौन कौन सी बाधाएं हैं जिसको DPI 2.0 में दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे कि रिपोर्ट के अनुसार DPI 2.0 का उद्देश्य मौजूदा जो संरचनात्मक बाधाएं हैं उसे दूर करना, एक क्रांतिकारी बदलाव लाना है। कुछ रचनात्मक बाधाएं जैसे कि प्राइवेसी को लेकर नागरिकों की जो संशय होती हैं, भाषा संबंधी जो बाधाएं होती हैं जैसे कि स्थानीय भाषाओं में या तकनीकी साक्षरता या यूजर इंटरफेस का अभाव होता है, लोगों को इंग्लिश पढ़ने पड़ती है यदि वो किसी प्रकार के लेन देन या किसी प्रकार के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। इस प्रकार की बाधाओं को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। जो खंडित डेटा होता है, जो फ्रेगमेंटेड डेटा होता है, विभिन्न विभागों और मंत्रालयों का डेटा जो आपस में जुड़ा नहीं होता, उसे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया ताकि डेटे का एकीकृत किया जा सके। बाजार तक जो पहुँच का अभाव है उसको पहुँच को सुनिश्चित करना, लेन देन की जो लागत आती है, जो सेवाओं में भारी खर्च होता है, लागत में उस भारी खर्च को कम करना, ज्ञान और क्षमता के बीच जो अंतराल है, डिजिटल टूल्स की उपयोग की जानकारी का अभाव है लोगों के मध्य कि किस प्रकार यूज़ किया जाए, उसको दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही डेटा तक पहुँच में वृद्धि करना, मानव क्षमता का संवर्धन करना, स्किल डेवलपमेंट करना, डिजिटल लेन देन में वृद्धि करना, कुछ इस प्रकार के लक्ष्य रखे गए हैं। इसके देखिए तो DPI 2.0 के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं। इसने कुछ 8 क्षेत्रवार रूपांतर करने का लक्ष्य रखा है। इसका लक्ष्य है कि जो MSME है, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्र हैं और इनमें विद्यमान जो संरचनात्मक बाधाएं उन्हें व्यवस्थित तरीके से दूर किया जा सके। और जो आधारभूत नेटवर्क होता है उसे मजबूत बनाना, उसे सुदृढ़ बनाना और डेटा का विकेंद्रीकरण करना। 4 प्रमुख क्रियान्वयन प्राथमिकताएं, कौन कौन सी प्राथमिकताएं दी गई हैं इसमें? जिला आधारित मांग समेकन को प्राथमिकता दी गई है, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड डिमांड एग्रीगेशन, साथ ही जो प्रौद्योगिकी होती है उसका विकास करना, प्रसार करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावी उपयोग करना, AI का ज़माना है उसको ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो बेहतर डेटा उपयोग, डिजिटल लेन देन, मानव कल्याण क्षमता तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लोकीकरण के माध्यम से जो बहुक्षेत्रीय परिवर्तन के जो अवसर होते हैं उसको बढ़ावा दिया जाना, इसका प्रमुख प्राथमिकताएं रखी गई है कि जैसे जिले आधारित मांग को ध्यान में रखा जाए, प्रौद्योगिकी का विस्तार किया जाए, AI का प्रभावी उपयोग किया जाए, डेटा का उपयोग बेहतर तरीके से किया जाए। तो DPI को हम समझ चुके हैं कि बुनियादी समझ आपके लिए था। DPI से आशय ऐसे मूलभूत और अंतर संचालनीय डिजिटल तंत्रों से है जो क्या करता है, जो मुख्य रूप से डिजिटल पहचान, फास्ट पेमेंट और जो सहमति आधारित डेटा साझाकरण को सक्षम बनाता है। आपकी सहमति से डेटा को इधर से उधर साझा किया जा सकता है, इस प्रकार को सक्षम बनाता है। साथ ही ये सरकार और व्यवस्थाएं नागरिकों के मध्य सुरक्षित रूप से संवाद और लेन देन को भी संभव बनाता है। कौन बनाता है? DPI बनाता है।
इसकी विशेषताएं क्या होती है? अंतर संचालनीय होता है, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म अन्य प्लेटफॉर्म से इजीली जुड़ा होता है, इससे सुरक्षित डेटा का आदान प्रदान किया जा सके। जैसे कि आपका मान लो एसबीआई बैंक में क्या है, आपका खाता है, आपका अकाउंट है, तो एसबीआई बैंक से अन्य प्लेटफॉर्म जिसमें फ़ोनपे, गूगल पे इत्यादि जो पे प्लेटफॉर्म है वो उससे जुड़े हुए हैं, जिससे डेटा का आदान प्रदान किया जा सके। विस्तृत क्षमता है इसमें, देश भारत में अरबों लोग इसके उपयोग करता है। समावेशिता को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है, जिसकी प्रमुख विशेषता है इसमें सरकार जब व्यवस्थाएं और नागरिक विशेषकर जो वंचित समुदाय होते हैं उनके लिए समान और निर्विवाद पहुंच सुनिश्चित करती है। इसके साथ ऐसा नहीं कि XYZ जो कास्ट है उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। शासन व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी? तो डीपीआई के प्रभावी संचालन के लिए हमें क्या करना चाहिए? पारदर्शी संस्थागत ढांचा, उत्तरदायी निगरानी तंत्र, साथ ही लोगों की सहभागितापूर्ण, लोगों की अकॉर्डिंग नीति निर्माण आवश्यक करनी चाहिए ताकि लोकहित का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार हम डीपीआई को प्रभावी रूप से बेहतर बना सकते हैं। भारत में डीपीआई का इकोसिस्टम देखें तो भारत का जो डिजिटल इकोसिस्टम है दुनिया भर के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है, एक मानक बन चुका है भारत का। भारत में इसने काफ़ी प्रगति हासिल की है। उदाहरण ले सकते हैं हम, जो जेम ट्रिनिटी है, जे मतलब होता है आपका जनधन जो खाते खुले हुए, ए मतलब आधार और एम मतलब मोबाइल तक पहुंच। उदाहरण के लिए जनधन खाते 57.71 करोड़ लोगों के पास, अधिक से ज़्यादा लोगों के खाते खोले गए हैं। आधार के तहत देखें जो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है, लगभग 144 प्लस करोड़ लोगों के आधार जनरेट किए गए हैं। ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और जो 125 करोड़ लोग क्या करते हैं? वायरलेस मोबाइल यूजर्स बने हैं। भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म देखें कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसको बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ आपके लिए आंकड़े दिए गए हैं। जैसे कि यूपीआई से पेमेंट काफ़ी बढ़ चुकी है, लगभग 21.70 बिलियन लेन देन जनवरी 2026 में यूपीआई के माध्यम से हुआ था। सरकारी मार्केट प्लेस हैं, वस्तु या सेवा का नेटवर्क स्थापित करने के लिए, नागरिक सेवा का वितरण करने के लिए डिजी लॉकर आप जैसे देख सकते हैं, जिसमें लगभग 10.25 करोड़ लोग पंजीकृत हो चुके हैं। उमंग ऐप, न्यूज़ चैनल, ई कोर्ट्स जो होते हैं आपके स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए आभा ऐप है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल खाते हो चुके हैं, आयुष मंत्रालय के जो पोर्टल्स हैं, साथ ही ई संजीवनी, ई हॉस्पिटल, काफ़ी इसमें हमने क्रांति हासिल कर चुकी है। जो आपके लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि शिक्षा और कौशल को विकास को बढ़ावा देने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म है, स्किल इंडिया डिजिटल हब के लिए सिद्ध प्लेटफॉर्म है। इस प्रकार के प्लेटफॉर्म ने काफ़ी क्रांति हासिल की है, जो हमारे भारत के लिए एक स्टैंडर्ड बन चुका है। अन्य देशों के लिए भारत एक मानक के रूप में कार्य कर रहा है इस क्षेत्र में। उसके साथ देखते हैं इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इससे पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बिचौलियों की जो भूमिका है समाप्त हो गई है, जिससे सरकारी योजना का 100% लाभ क्या होता है? सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचता है। जैसे कि पहले यदि सरकार किसी एक व्यक्ति को 1 रुपया भेजती थी तो मात्र उसके पास 33 या 35 पैसे ही मिलते थे, अन्य 65 से लेकर 70 पैसे बीच में ही बिचौलियों के द्वारा खा लिए जाते थे। परंतु अब इस प्रकार के भ्रष्टाचार में कमी हुई है, लीकेज में कमी आई है, लागत में कमी आई। जैसे कि पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको बैंक में जाने के लिए अपना सत्यापन कराने के लिए केवाईसी कराने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे कागजात में, परंतु आप अब आधार और डिजिटल लॉकर में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके माध्यम से इजीली केवाईसी कराकर कुछ पैसों में ही करा सकते हैं। स्टार्टअप और नवाचार को काफ़ी बढ़ावा मिला है इसके तहत। आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हुए आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। यदि आपने लेक्चर को ध्यान से देखा है तो इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी है। इस प्रकार यदि प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आप एग्जाम में इन प्रश्नों को हैंडल कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि इसका लाभ उठाया जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। क्या है? भारत की डिजिटल रीढ़ है। इसकी हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, यदि वो किसी कारण खराब हो जाती तो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता। उसी प्रकार जो डिजिटल डीपीआई है भारत के रीढ़ के रूप में कार्य कर रहा है। किस प्रकार कार्य कर रहा है देखते हैं, इसकी भूमिका क्या है, क्यों हमने इसको रीढ़ कहा, भारत की डिजिटल रीढ़ कहा। वित्तीय समावेशन को काफ़ी बढ़ावा मिला है। भारत में लगभग 8 वर्षों में 80% लोगों ने क्या किया? बैंक खाते प्राप्त किए हैं, जबकि इंटरनेशनल जो सेटलमेंट बैंक है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि यदि ये वाली उपलब्धि हासिल करनी है कि 80% लोगों ने बैंक खाते हासिल कर लिए हैं 8 वर्षों में, तो उसे प्राप्त करने के लगभग 47 वर्ष लग जाते हैं। उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि जो जनधन योजना के तहत हर गरीब व्यक्ति का खाता खुला है, जिससे बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित हो पाई है। इसके साथ ही इसके परिवर्तनकारी भूमिका देखें तो जो सामाजिक लाभों में लीकेज है उसकी रोकथाम हुई है डीबीटी के माध्यम से। उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि इससे सार्वजनिक सामाजिक कल्याण योजना में होने वाली लीकेज में उसे भारी कमी आई है। अब तक कितने रुपए बचा चुके हैं? अब तक हम 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत कर चुके हैं। जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं कि पहले जो गैस जो सब्सिडी थी, जो छात्रवृत्ति का पैसा था, जो आपको स्कॉलरशिप मिलती थी, वो पहले बिचौलियों के पास चली जाती थी, परंतु अब क्या होता है? लाभार्थी के सीधे आधार लिंकिंग बैंक अकाउंट में जाती है। मोबाइल पहुंच में वृद्धि हुई है। इसी के साथ इसका हॉकी स्टिक प्रभाव पड़ा है। हॉकी स्टिक प्रभाव कैसे पड़ा है? जैसे कि हॉकी ऐसी होती है, इसके ऊपर बॉल उठाकर मारती हैं तो बॉल बहुत दूर तक जाती है। इसी प्रकार डीपीआई के कारण जो नई डिजिटल सेवाओं का तीव्र रूप से प्रसार हुआ है, आधार कार्ड का प्रसार हुआ है, लोगों के पास बैंक खाते, वित्तीय समावेशन का प्रसार हुआ है, वैसे ही तकनीकी का काफ़ी गति से विकास हुआ है। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि यूपीआई जो आधारित स्टार्टअप्स हैं उसने 100 अरब अमेरिकी डॉलर अधिक बाजार मूल्य सृजित कर लिया है। इतने का बाजार मूल्य सृजित कर लिया है, वैश्विक पहचान बनी है भारत की अन्य देशों में।
परंतु उसके डिजिटल डीपीआई के अवसंरचना के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां हैं। कुछ चुनौतियों की यदि हम चुनौतियों को दूर कर सकते हैं तो हमारे लिए जो हमने विकसित भारत डीपीआई @ 2047 लक्ष्य रखा है उसे प्राप्त करने में संभव होंगे। कौन कौन सी चुनौतियां, जैसे कि डिजिटल विभाजन भारत में एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है, जिसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। 25% से अधिक जनसंख्या के पास क्या है, विश्वसनीय इंटरनेट सुविधा, जब पर्याप्त डिजिटल साक्षरता का अभाव है। इसमें गांव और शहरों के बीच जो डिजिटल अंतर है वो बना हुआ है। गांव में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बहुत कम है शहरों के मुकाबले। इसके बाद देखें तो डेटा गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी जो डेटा प्राइवेसी या सिक्योरिटी जैसे बड़े बड़े पैमाने पर जो हमारी साइबर सिक्योरिटी जैसी घटनाएं हो रही हैं, इसको अंजाम दिया जा रहा है। इससे साइबर जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता भी बनी हुई है। अंतर संचालनीयता, विविध डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जब प्रणालियां वो क्या निर्भीक रूप से एकीकरण नहीं किया गया, उसमें अभी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि डीपीआई अनेक स्थानों पर खंडित स्वरूप में विद्यमान अभी बहुत से डेटा को एकीकृत नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि जहाँ पर आपका आधार कार्ड डाला तो अन्य प्लेटफॉर्म पर इजीली आपकी सारी डिटेल निकल कर आ जाए जो आपने फिल की थी। नहीं, आपको वहाँ पर भी शायद जाकर डिटेल देनी पड़ती है। जैसे आपने अभी उदाहरण ले सकते हैं, जब आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे थे उसमें इसको काफ़ी ध्यान में रखा गया था। अब आपका जो पासवर्ड आधार आईडी बनी है, यदि आप उसे एक बार डालते हैं तो आपके 10th +2 इत्यादि की जो मार्कशीट आपने अपलोड की है वो इजीली एक्सेस हो जाएगी। इस प्रकार के जो डेटा एकीकरण का अभी अभाव है अन्य प्लेटफॉर्म पर। डिजिटल साक्षरता, इसके समक्ष प्रमुख क्या बनी है, चुनौती बनी हुई लोगों में। इसकी जितनी हमारे लिए क्षमता थी उससे कम अभी इसमें हमने प्राप्त किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग या संचालन संबंधी दक्षता का जो स्तर है अपेक्षाकृत कम है, जिसके कारण क्या अनेक जो व्यस्त डिजिटल मंचों के उपयोग में स्वयं को असहज महसूस करते हैं। जो इसे नहीं चला पाते वो यदि उसे चलाने को दे दिए जो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। यदि किसी को यूपीआई से पेमेंट नहीं करने आती, आप उन्हें फ़ोन दे दो कि यूपीआई से पेमेंट कर दो आप, तो शायद वो अपने आप को असहज या अपने आप को हीन महसूस करें, क्योंकि अभी उन्हें कोई इतनी स्किल नहीं दी गई है। स्किल डेवलपमेंट का अभाव है, डिजिटल साक्षरता का अभाव है। नियामकीय बाधाएं, रेगुलेटरी जो हर्डल्स है वो अभी बने हुए हैं, जैसे कि तीव्र तकनीकी नवाचार की गति है और नीति निर्माण एवं नियामक ढांचे की गति है, उनमें क्या है, उनमें अभी एकीकरण नहीं है, जिसके कारण उन दोनों के बीच मानकीकरण के जो प्रयास हैं वो क्या है बहुत जटिल होते जा रहे हैं। वित्तीय बाधाएं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एफडीआई डीपीआई की स्थापना, विस्तार और रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर पूंजीगत निवेश की आवश्यकता होती है, जो अभी भारत में इसमें नहीं की जा रही है। कोई भी निवेश तब करेगा जब उसे तत्काल लाभ हो, जिसको तत्काल लाभ प्राप्त नहीं होता वो इसमें निवेश नहीं करता, इसलिए इसमें निवेश का अभाव है। आगे के लिए क्या राह हो सकती है, क्या क्या सिफारिशें की गई हैं, इसमें जो सिफारिशें की गई हैं कि विकेंद्रीकरण क्रियान्वयन करना चाहिए। भारत सरकार और नीति आयोग के मार्गदर्शन में राज्यों को डीपीआई 2.0 जो पहलों का नेतृत्व करने के सशक्त बनाया जाए, राज्यों को सशक्त बनाया जाए, इतना सशक्त बनाया जाए जो हमने पहल स्टार्ट किया डीपीआई 2.0 उसे प्राप्त किया जा सके। सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिस प्रकार हमें परिणाम प्राप्त होता है परिणाम उन्मुख जो हमारे परिणाम को ध्यान में रखते हुए आगे का विकास करना चाहिए। इसके साथ ही वैश्विक सहभागिता अपनानी चाहिए हमें। लोगों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नेतृत्व कर सकें। इस प्रकार हमें विदेशी सहायता की भी इसमें क्या है ज़रूरत है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपके लिए, प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आप प्रश्नों को देखें। उसके बाद देखते हैं एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आखिर सुर्खियों में क्यों रहा। यूपीआई का प्रयोग सभी करते हैं तो प्रश्न आता है सुर्खियों में क्यों रहा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपीआई ने वर्ष 2026 में अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे कर लिए। वर्ष 2016 में एक नवोदित डिजिटल भुगतान मंच के रूप में शुरू हुआ था यूपीआई, परंतु आज यूपीआई वैश्विक डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में अग्रणी मंच के रूप में अपनी उल्लेखनीय और ऐतिहासिक यात्रा को रेखांकित कर रहा है। काफ़ी इसने उपलब्धि हासिल की है, इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए टॉपिक सुर्खियों में रहा। यूपीआई की मुख्य बातें देखें तो यूपीआई क्या एक ऐसा रियल टाइम डिजिटल भुगतान पेमेंट प्लेटफॉर्म है। रियल टाइम मतलब यदि आपने अभी पेमेंट किया तो कुछ चंद सेकंड्स में वो पेमेंट दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। तो यूपीआई जो एक रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तियों और व्यापारियों के बीच तत्काल अंतर संभावनीय और सुरक्षित वित्तीय लेन देन को सक्षम बनाता है। इसका विकासकर्ता कौन है, काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया कि किसने इसे डेवलप किया, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा इसे विकसित किया गया था। किसके द्वारा, एनपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम आखिर है क्या, एक नज़र से देखें तो इसका परिचय भारत में खुदरा भुगतान जो रिटेल पेमेंट्स होती हैं और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए स्थापित शीर्ष संगठन या कंपनी वर्ष 2000 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत और नॉन प्रॉफिट कंपनी है। क्या है एनपीसीआई, क्या है एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के द्वारा स्थापना की पहल की गई थी कि इस प्रकार हम किसी प्लेटफॉर्म को किसी कंपनी को स्थापित करें। कानूनी आधार देखें तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत इसे कानून अधिकार प्राप्त हैं। प्रमुख उत्पाद तत्काल भुगतान सेवा इसमें दी गई है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और रुपये आदि इससे क्या है, इसके प्रमुख उत्पाद हैं, इसके प्रमुख प्रोडक्ट हैं। यूपीआई की कार्यप्रणाली, उसके संबंधित शब्दावली और भूमिकाएं देखें क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो यूपीआई संचालन भागीदारों के आधार पर कार्य करता है। जिस प्रकार के भागीदार होते हैं उसके आधार पर यूपीआई का संचालन होता है, जिसमें प्रत्येक बैंक निम्नलिखित भूमिकाएं निभाते हैं। एक होता है आपका प्रेषक भुगतान सेवा प्रदाता,
जिसमें प्रेषक कौन सा होता है, पैसा भेजने वाला, उसकी और तो उसकी तरफ से लेन देन किया जाता है। एक होता है लाभार्थी भुगतान सेवा प्रदाता, जिसे भुगतान प्राप्त होता है, उसके भुगतान राशि जमा करवाता है। ये कुछ शब्दावलियाँ होती है, पूछा जाएगा कि प्रेषण भुगतान सेवा प्रदाता कौन होता है, या लाभार्थी भुगतान सेवा प्रदाता। लाभार्थी मतलब जिसे लाभ प्राप्त हुआ है, प्रेषक मतलब जिसने भेजा, रिमीटर्स जिसे हम कहते हैं। कई बार एक ही बैंक प्रेषक और लाभार्थी दोनों पक्षों के लिए PSP के रूप में भूमिका निभाती है। इसके अलावा जो NPCI है, सभी सहयोगी संस्थाओं के प्रदर्शन में लेन देन की निगरानी करती है। कौन करती है? NPCI, क्योंकि इसने इसका विकास किया था। UPI, कुछ आपने सुना होगा कि UPI लाइट, UPI X इत्यादि आ चुके हैं। ये क्या है? UPI लाइट या डिवाइस आधारित वॉलेट है, जिसे आप 1000 रुपये तक के कम मूल्य वाले लेन देन को तीव्र और बिना UPI पिन के पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। तो UPI लाइट क्या है? जिसमें आप 1000 तक की पेमेंट कर सकते हैं। छोटे मोटे जो लेन देन होते हैं, आप यदि इस प्रकार की पेमेंट करते हैं तो आपको UPI पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप 6 अंकों की जो UPI पिन डालते हैं वो डालने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद देखिए UPI लाइट एक्स, ये क्या है? ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना, वैसे आपको पेमेंट करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना ऑफलाइन भी UPI की भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। यह क्या करता है? UPI लाइट की क्षमता को और अधिक प्रभावी रूप में बनाता है, मतलब बिना इंटरनेट के आप भुगतान कर सकते हैं। PI कैश पॉइंट क्या है? UPI कैश पॉइंट क्या है? UPI कैश पेमेंट मतलब यह उपयोगकर्ताओं को क्या करता है? UPI ऐप के माध्यम से स्थानीय दुकानों या बिजनेस जो कोरेस्पॉन्ड्स होते हैं उन केंद्रों पर जाकर नकद राशि निकालने की सुविधा देता है। मतलब आप जाकर UPI से पेमेंट करके उस केंद्र पर नकद निकाल सकते हैं। UPI वन वर्ल्ड, ये UPI संचालित प्रीपेड भुगतान साधन वॉलेट है। UPI वन वर्ल्ड मतलब कि जो भारत आने वाले विदेशी नागरिक होते हैं तथा जो अनिवासी NRI होते हैं, भारत में प्रवास के दौरान उन्हें UPI आधारित डिजिटल भुगतान करने की अनुमति दी जाती है। उन्हें इस प्रकार की अनुमति दी जाती है, किसके तहत? UPI वन वर्ल्ड के तहत। इसके कुछ आंकड़े देखिए, इसने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार हुआ है। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि वर्ष 2016-17 में UPI के माध्यम से 2 करोड़ लेन देन हुए थे, परंतु अभी का आप डाटा देख सकते हैं कितने करोड़ लेन देन हुए थे, लगभग 43 कितने थे, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ की हो गई है। जो लेन देन मतलब 12,000 गुना इसमें ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई है। अभी UPI ने काफ़ी परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। इसके साथ ही जो डिजिटल भुगतान का व्यापक प्रसार हुआ है, जैसे कि 2025 में प्रतिदिन औसतन 60 करोड़ UPI से लेन देन होते थे। भारत में प्रमुख उपयोगकर्ता बना है UPI का। UPI 700 से अधिक बैंकों को एक ही मंच से जोड़ता है। जब भारत में 85% हिस्सा संचालित करता है, जय देश में प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली बन गया है। लगभग सभी लोग UPI के माध्यम से क्या करते हैं? पेमेंट करना अपने लिए सुविधाजनक मानते हैं। तो एक बैंक ने कहा था, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था कि भारत में यदि इस प्रकार की हमें करना तो हमें लगभग 47 से 48 वर्ष लग जाते, परंतु UPI के माध्यम से, डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से ये जो हमने हासिल किया है वो मात्र 8 वर्षों में हो चुका है। जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन, जो सामाजिक प्रभाव देखें तो अर्थव्यवस्था, UPI से नगद भुगतान आधारित जो व्यवस्था थी, अब वो QR कोड के माध्यम से डायरेक्ट QR कोड आधारित भुगतान प्रणाली में परिवर्तित हो गई है। अब हम नगद भुगतान नहीं करते, UPI के माध्यम से भुगतान कर देते हैं। इसी प्रकार MSME के लिए ऋण देने में UPI के माध्यम से तैयार होने वाले जो डिजिटल लेन देन रिकॉर्ड हैं, MSME हैं, वो बिना किसी औपचारिक संस्थाओं के ऋण प्राप्त कर सकती हैं। कोलेटरल फ्री ऋण भी दिया जाता है। सूक्ष्म भुगतान, जैसे कि कम मूल्य के लेन देन होते हैं, ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में आर्थिक अंतर को कम करने के लिए UPI ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यक्तिगत पर्सन टू पर्सन भुगतान, व्यापक रूप से कम मूल्य वाले हस्तांतरण है, उसमें काफ़ी गति मिली है। लोग, आप उदाहरण समझ सकते हैं कि लगभग 59% UPI लेन देन 50% से कम राशि के हैं, जो इसकी व्यापक जन स्वीकृति और दैनिक उपयोगिता को दर्शाते हैं। मतलब जो 500 रुपये से कम भुगतान करेगा वो ऑब्वियसली क्या होगा? वो सबसे नीचे पायदान पर व्यक्ति होगा। तो इसमें इतनी स्वीकृति हो चुकी है कि निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी UPI का प्रयोग करता है। वित्तीय नवाचार और फिनटेक को बढ़ावा, खुली संरचना, ओपन स्ट्रक्चर। UPI क्या है? UPI ओपन एप्लीकेशन जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, संरचना पर कार्य करता है, मतलब ओपन इंटरफेस पर कार्य करता है, जिससे जो फोन पे है, गूगल पे जैसे वित्तीय जो पक्ष हैं, अनुप्रयोगों नवीन सेवा विकसित करने, मतलब UPI एक ओपन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जिससे अन्य प्लेटफॉर्म जुड़कर अपनी सेवाओं को संभव बना पाते हैं। ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है लोगों की इसके माध्यम से। भू राजनीतिक सॉफ्टवेयर पावर और वैश्विक विस्तार देखें, भारत के एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी कार्य कर रहा है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसके द्वारा प्रकाशित खुदरा भुगतान की अपनी रिपोर्ट में UPI की लेन देन की संख्या के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी जो रेगुलेटर भुगतानों के रूप में मान्यता दी है कि बहुत से लोग क्या करते हैं? इसके माध्यम से पेमेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त जो ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट है, उसके अनुसार वैश्विक रियल टाइम ट्रांजैक्शन का लगभग जो 49% हिस्सा है अकेले UPI द्वारा संचालित किया जा रहा है। मतलब काफ़ी इसकी स्वीकृति बढ़ चुकी है। कौन कहाँ इसकी स्वीकृति बढ़ चुकी है? जैसे कि UPI संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और कतर सहित 30 से अधिक देशों में संचालित हो रहा है। जो UPI है वो क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक मॉडल के रूप में उभर कर आया है। ये एक सफल
कुछ चैलेंजेस हैं जैसे कि डेटा सुरक्षा और साइबर खतरे। लेन देन की जो अत्यधिक मात्रा के कारण यूपीआई पर फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग या एपीआई से जुड़े जो साइबर हमले हैं उनका खतरा बढ़ता जाता है। एपीआई जो हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो जाते हैं उससे आपका डेटा चोरी हो सकता है, या बायोमेट्रिक डेटा चोरी होने पर उससे संबंधित सुरक्षा से जुड़े जोखिम होते हैं वो स्थायी हो सकते हैं, जिन्हें समाप्त करना पाना असंभव सा लगता है। उसी प्रकार जो वित्तीय स्थिरता की चुनौती होती है, जैसे सामान्य यूपीआई जो लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लिया जाता। जैसे कि अन्य आप यदि यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आप जिस प्लेटफॉर्म से पेमेंट करते हैं वहाँ पर आपसे कुछ चार्ज लिया जाता है, परंतु यूपीआई से चार्ज नहीं लिया जाता। इससे यूपीआई का प्रसार तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, लेकिन जो थर्ड पार्टी ऐप्स प्रदाता हैं उनको आय और वित्तीय स्थिरता का दबाव उत्पन्न हुआ है। उन्हें वो जो डिस्काउंट रेट जो मिलता था, जो उन्हें रेट देना पड़ता था, बीच में जो व्यापारी था अगर वो ट्रांजैक्शन कर रहा है तो जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन कर रहा है उस प्लेटफॉर्म की फीस होती थी, अब वो फीस नहीं देनी पड़ती, तो उनके ऊपर उन जो ऐप प्रदाता होते हैं जिन्होंने ऐप डेवलप की हैं उन पर क्या है, वित्तीय स्थिरता का दबाव उत्पन्न हो रहा है। सीमा पार नियामक चुनौतियाँ, जैसे कि यूपीआई को अन्य देशों में लागू करने के लिए भिन्न देशों में अलग अलग कानून हैं, तो इन कानूनों का पालन करना पड़ता है, जिससे क्या है, सीमा पार यूपीआई के लेन देन में चुनौती उत्पन्न होती है। उसके बाद आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए प्रीलिम से संबंधित। इन प्रश्नों को पढ़ते हुए आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। तो चलिए इस 2 प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अपना अन्य टॉपिक, अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक सुर्खियों में क्यों रहा उससे जानने से पहले देख लेते हैं कि अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आखिर होता क्या है। तत्पश्चात हमारे लिए जानना ईजी होगा कि सुर्खियों में क्यों रहा। तो इसकी परिभाषा देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मतलब औद्योगिक क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ है। सूचकांक एक समय सूचकांक है जो क्या कहता है, निश्चित अवधि में औद्योगिक क्षेत्र के एक चयनित बास्केट के उत्पादन की मात्रा में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तनों के आधार पर अवधि की तुलना में मापता है। मतलब इस वर्ष कितना उत्पादन हुआ, अगले वर्ष कितना उत्पादन हुआ किसी प्रोडक्ट का। ऐतिहासिक संदर्भ दे और आधार वर्ष देखें तो भारत में औद्योगिक उत्पादन पर निरंतर नजर रखने की लंबी परंपरा रही है। स्वतंत्रता से पहले 1937 को आधार वर्ष मानकर पहली बार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया गया था। अब तक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कल 10 बार संशोधन हो चुका है। प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार प्रश्न आपसे पॉलिटी संबंधित आया था कि कितनी परिसीमनों का गठन हुआ है, तो कितने औद्योगिक उत्पादन का भी संशोधन हो चुका है, 10 बार संशोधन हो चुका है। जारी करने की अवधि और मासिक आधार पर जारी किया जाता है। इसी का संदर्भ क्या 28 दिन बाद जारी किया जाता है। जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसे मॉस्पी के अंतर्गत एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, मॉस्पी मंत्रालय के अंतर्गत एनएसओ कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कौन कौन से सेक्टर को शामिल किया गया है, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है इसमें 4 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनका वेटेज अलग अलग होता है। सूचकांक की गणना देखें तो नीचे से ऊपर तक पद्धति अपनाई जाती है कि पहले नीचे कितना हुआ है, उसके ऊपर कितना हुआ, उसके ऊपर कितना उत्पादन हुआ है। तत्पश्चात इन सभी को समग्र रूप से मिलाकर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। तो देखते हैं आखिर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक सुर्खियों में क्यों रहा। ये तो हमने जान लिया कि औद्योगिक क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ है, पिछले वर्ष कितना हुआ था, इस वर्ष कितना हुआ है, कौन जारी करता है, कब कब जारी हुआ, कितने संशोधन हुआ, आखिर सुर्खियों में क्यों रहा। तो जो मॉस्पी ने औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान संरचना और गतिशीलता को बेहतर तरीके से दर्शाने के उद्देश्य से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसे आईआईपी कहते हैं, इसका आधार वर्ष बदलकर 2011-12 था, उसे बदलकर 2022-23 कर दिया है। इसलिए टॉपिक सुर्खियों में रहा। पहले हम इसकी जो गणना थी वर्ष 2011-12 के आधार पर करते थे, परंतु अब 2022-23 के आधार पर की जाएगी। इसके क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो आधार वर्ष में संशोधन हुआ है। अब जो गणना है वो 2022-23 के आधार पर की जाएगी। आधार वर्ष क्या होता है, यही प्रश्न आता है। तो आधार वर्ष होता है एक विशिष्ट संदर्भ, एक समय अवधि होती है, उसका उपयोग क्या होता है, आर्थिक और वित्तीय आंकड़े। मतलब आधार वर्ष जैसे कि किसी एक्स चीज़ का आज जो वैल्यू है वो 100 रुपये है, 2026 में किसी चीज़ की वैल्यू 100 रुपये है, परंतु 2027 में उस चीज़ की वस्तु 120 रुपये हो जाए, तो हम देखेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना इसकी वैल्यू बढ़ी। तो कितनी बढ़ी है, 20 रुपये इसकी वैल्यू बढ़ी है। तो आधार वर्ष क्या हुआ हमारा 2026 के मुकाबले 2027 में हम इसकी गणना करेंगे। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है बेंचमार्क या मानक के रूप में। इसमें नए क्षेत्रों को शामिल किया है, जैसे कि इसमें कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया है, गैस आपूर्ति, जल आपूर्ति, सीवरेज या अपशिष्ट प्रबंधन जैसी गतिविधियां हैं उसको भी जोड़ा गया है। उसके बाद देखा जाए तो और कौन कौन से संशोधन किए हैं, मदों की संख्या नई बास्केट में 839 मदों को बढ़ाकर 1042 उत्पाद कर दिया गया है। जैसे समझ सकते हैं कि एक टोकरी जिसमें विभिन्न उत्पाद शामिल हैं, कोई कितनी वस्तुएं शामिल हैं। पहले इसमें कितनी वस्तुएं थी, 839 वस्तुओं के आधार पर हम देखते थे, जारी किया जाता था कि इनकी वैल्यू कितनी है, कितना इजाफा हुआ है, कितनी कमी हुई है। परंतु अब इसमें जो वस्तुएं हैं वो कितनी बढ़ा दी हैं, 1042 वस्तुएं हो चुकी हैं, जिसमें हमने विभिन्न क्षेत्र जैसे कि गैस आपूर्ति, सीवरेज, अपशिष्ट प्रबंधन जैसी गतिविधियाँ उसको भी जोड़ लिया है। कौन कौन सी नई मदें शामिल की हैं, जैसे कि मैग्नेटिक ड्राइव वाले जो कार्ड्स हैं, सीसीटीवीज कैमरे हैं, गेट बुने हुए वस्तुएं हैं, विभाग अंतरिक्ष यान के जो पुर्जे हैं, स्टैंड्स, टीके, वैक्सीन, पशु चिकित्सा को छोड़कर जो वैक्सीन होती है उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन सी मदें हटाई गई हैं इस टोकरी में से, तो मिट्टी का तेल, फ्लोरोसेंट ट्यूब जैसे CFL, साइकिल, तिपहिया, रिक्शा के टायर एवं ट्यूब, हल्के मोटर वाहन के टायर ट्यूब, प्रिंटिंग मशीनें, सिलाई मशीनें, इन्हें हटाया गया है जहाँ से। उसके बाद औद्योगिक
गतिविधियों का अधिक विस्तृत वर्गीकरण किया गया है, जिसमें ईंधन, खनिज, दुर्लभ खनिज और जो गौण धात्विक खनिज होते हैं उनको शामिल किया गया है। काफ़ी इसमें मदे शामिल किए हैं। इसलिए औद्योगिक सूचकांक आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या परिवर्तन किया है, कौन जारी करता है, और आधार वर्ष बदलकर क्या किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा, और समय अवधि कितनी होती है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नई तकनीकी और कार्य प्रणाली से कैसे कार्य करेगा। चेन लिंक सूचकांक, अब जैसे पारंपरिक एक फिक्स बेस होता था, परंतु अब क्या होगा, एक चेन लिंक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी जारी किया जाएगा। जैसे कि पहले एक वर्ष के बाद देखा जाता था कि इसमें कितना इजाफा हुआ है, परंतु अब एक वर्ष के बाद ना देखते हुए पहले देखेंगे इस वर्ष कितनी इस महीने कितनी कीमतें थी और अगले माह कितनी कीमतें हैं। मतलब पिछले को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक उत्पादक सूचकांक जारी किया जाएगा, पिछले माह को ध्यान में रखते हुए, उसके साथ लिंक करते हुए। प्रत्येक वर्ष का जो आधार बदलाव को आदर्श किया जा सकेगा। इससे क्या उद्योगों में होने वाले जो रचनात्मक बदलाव हैं उन्हें तेजी से समझा और दर्शाया जा सकेगा। यही आपका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। उसके बाद जैसे मौसमी समायोजन भी इसमें किया गया है। इस प्रकार मौसम में बदलाव होता है, कभी मौसम के कारण बढ़िया प्रोडक्शन हो जाता है या खराब प्रोडक्शन हो जाता है, उसका भी समायोजन किया गया। जैसे मासिक उच्च आवृत्ति वाले आंकड़े पर कैलेंडर प्रभाव, कार्य दिवस की संख्या, तिथियों के अनुसार बदलने वाले त्यौहार जैसे दीपावली, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इसी कारण मौसमी भविष्य में होने वाली जो मौसमी रूप से समायोजिता है वो औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में जारी करेगी। मतलब मौसम के अनुसार कभी हम लाभ में होते हैं तो कभी हानि में होते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखकर अब जो सूचकांक है वो जारी किए जाएंगे। इतना टफ टॉपिक नहीं है, तो आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों को सॉल्व करते हुए इजीली आप क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हुए प्रीलिम्स की अप्रोच अपना सकते हैं। आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण सुर्खियों में आखिर क्यों रहा, सुर्खियों में क्यों रहा। तो जो भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विकास कोष के साथ साझेदारी में कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम 2026 से 2033 की शुरुआत की है, इसलिए टॉपिक सुर्खियों में रहा। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है के साथ एक समझौता किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करना और वंचित किसानों को समावेशी ऋण तक पहुंच बढ़ावा देना। क्योंकि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विकास कोष के साथ एक साझेदारी के रूप में एक समझौता किया है, जिसका उद्देश्य है कि किसानों तक ऋण सुविधा पहुंचाई जा सके। इसलिए टॉपिक सुर्खियों में रहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना से। तो वही प्रश्न आता है जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और इसका ढांचा देखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष कौन है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो विशेष रूप से ग्रामीण विकास के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। मुख्यालय रोम इटली में है। मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निर्धनता, भूखमरी, कुपोषण को समाप्त करना, सबसे गरीब किसानों, भूमिहीन किसानों, श्रमिकों, स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाना, जिसके साथ भारत ने समझौता किया है ताकि जो ग्रामीण भारत में है, ग्रामीण भारत का सुदृढ़ीकरण किया जा सके। भारत और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के साथ साझेदारी देखें तो भारत इसका संस्थापक सदस्य है और वर्ष 1979 से लगातार इसके साथ कार्य कर रहा है। वित्त मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। इसमें सामुदायिक सहनशीलता, ग्रामीण समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और जलवायु संबंधी सहनशीलता को मजबूत करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। प्रमुख स्तंभ है ज्ञान प्रणालियों को सुदृढ़ करना ताकि सफल और प्रभावी विकास मॉडलों को अपनाया जा सके, उसे लागू किया जा सके। सशक्तिकरण के साधन अपनाना, जैसे स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन और ग्रामीण सहकारी समितियाँ होती हैं, उनको प्रमुख माध्यम बनाना ताकि आजीविका को वित्त दिया जा सके, बाजार और संरचना से जोड़ा जा सके। मतलब ग्रामीण भारत का रूपांतरण करना, ग्रामीण भारत में अवसंरचना का विकास करना, ग्रामीण भारत में किसानों को ऋण इजीली उपलब्ध कराना, जिसके प्रमुख लक्ष्य हैं। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक दोहराई पर खड़ी है, जहां संरचनात्मक कमजोरियां स्पष्ट रूप से दिखती हैं, जैसे कि कृषि संकट, पर्शन बेरोजगारी, पर्शन जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। मतलब अगर किसी खेत में कार्य करने के लिए 10 लोगों की जरूरत है, परंतु उस खेत में 12 लोग कार्य कर रहे हैं, तो इसकी किसी प्रकार की उत्पादकता नहीं है 2 लोगों की। ये क्या है? छिपी बेरोजगारी है। जैसे कि आंकड़े बताते हैं कि कृषि का जीडीपी में योगदान लगभग 18% है, जबकि देश का 46% कार्यबल आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कौशल की अत्यधिक कमी है। पारंपरिक जो ग्रामीण कौशल और आधुनिक औद्योगिक सेवा क्षेत्रों की मांग के बीच कड़ा असंतुलन बना हुआ है। ग्रामीण कार्यबल में लगभग 75% से लोग हैं वो माध्यमिक स्तर तक की उनके पास योग्यता नहीं है। कौशल की इसलिए अत्यधिक कमी है। जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता, जैसे कि भूमिजल में जो गिरावट आ रही है, जब भूमि का निवीनीकरण, लैंड डिग्रेडेशन, रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के कारण भूमि का निवीनीकरण, जब अनुत्पादकता घटना, ये एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। बाढ़ का अधिक आना, जब किसी समय सूखा, जब किसी समय बाढ़ किसानों के लिए प्रमुख चुनौती के रूप में बनी हुई है। गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत का लगभग जो 30% भौगोलिक क्षेत्र है वो भूमि निवीनीकरण की समस्या से जूझ रहा है।
लिंग असमानता, जैसे कि कृषि से बाहर निकलने वाली महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर सुरक्षित और पर्याप्त विनिर्माण रोजगार उपलब्ध नहीं है। महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में मोस्टली कृषि का कार्य करती हैं, महिलाओं की भागीदारी, औपचारिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी घट रही है। वे मुख्य रूप से बिना वेतन वाले घरेलू और देखभाल संबंधी कार्य में फंसी हुई हैं। यदि वे वेतन वाले कार्य में फंसी होती तो शायद उनको वेतन मिलता, वो अच्छे से अपने बच्चों का भरण पोषण पालन पोषण कर सकती थी, परंतु वो बिना वेतन वाले कार्य में घरेलू कार्य करती हैं जिनके लिए उन्हें कोई पे नहीं किया जाता। विखंडित भूमि जोतें हैं, कृषि जोतों का आकार काफ़ी छोटा हो चुका है, जिसके कारण जो उत्पादकता है, फसल की उत्पादकता वैश्विक औसत से कम बनी हुई है। ऋण और वित्तीय समस्याएं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार तो हुआ है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को कम ब्याज पर औपचारिक वित्तीय ऋण प्राप्त करने में आज भी कठिनाई हो रही है। बैंक किसानों को ऋण देना क्या करते हैं, उन्हें अग्रसर नहीं देते ना उन्हें प्रोत्साहित करते, क्योंकि उन्हें लगता है शायद हमारा जो ऋण है वो एनपीए बन सकता है। इसी कारण किसानों को बैंकों में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कम बैंक स्थापित की जाती हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहले स्टार्ट किए हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक स्थापित की जा सकें। प्रमुख आंकड़े देखें तो जनसंख्या के आधार भारत की 65 से 70% जो जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यह जनसंख्या 6.65 लाख गाँवों में फैली हुई है। और संरचनात्मक परिवर्तन, ग्रामीण क्षेत्रों में 60% से अधिक आय वाले जो गैर कृषि क्षेत्रों में आते हैं, मतलब वहाँ पर कृषि ही नहीं है। इसके साथ सरकार ने क्या क्या पहले की है, सरकार ने बीजी ग्राम जी योजना जो रोजगार की गारंटी देती है, मनरेगा का स्थान लिया है, जो कम से कम 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। पीएम कुसुम जो सिंचाई और ऊर्जा के लिए, सौर पंप, ग्रिड से जुड़े पंपों के माध्यम से ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा प्रबंधन कराना। स्वामित्व योजना जो क्या करता है, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड रखता है। ड्रोन तकनीकों के माध्यम से 2.76 करोड़ जो प्रॉपर्टी कार्ड हैं, कानूनी भूमि के अधिकार प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार ई श्रम पोर्टल, जिसमें असंगठित कर्मकार को सहायता दी जाती है। इस प्रकार सरकार के द्वारा कुछ पहले शुरू की गई ताकि ग्रामीण भारत का सुदृढ़ीकरण किया जा सके। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरकार ने क्या क्या पहले किए हैं और हम इसमें क्या क्या रिफॉर्म कर सकते हैं। आगे की राह देखें तो जो ग्रामीण औद्योगिकरण का विस्तार किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई, खाद्य प्रसंस्करण पार्क हैं। बेहतर भौतिक कनेक्टिविटी के लिए सार्वजनिक पूंजीगत निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए, जिसका अभाव है। इससे कृषि पर निर्भर अतिरिक्त श्रम को सुनियोजित और गैर कृषि में स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी। जिनको कृषि में रोजगार नहीं मिलता उन्हें गैर कृषि में रोजगार मिलना मिलेगा। कृषि में तकनीकों को अपनाना चाहिए। एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, ड्रोन तकनीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जो नमी ड्रोन दीदी योजना का प्रयोग करके मिट्टी में नमी के इनपुट का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। सामूहिकीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो विभिन्न समूह समितियाँ होती हैं, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ीकरण करना चाहिए। किसानों को अत्यधिक लाभ मिल सके, उनके मार्जिन में वृद्धि हो, उनके लाभ मार्जिन में वृद्धि हो। जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उन्हें सबसे कम लाभ प्राप्त होता है, तो चाहिए कि इन्हें सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो ताकि वो उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित हो। जैसे कि मान लो अगर बाजार में आपको 20 रुपये किलो आलू मिले हैं, तो शायद उस व्यक्ति ने जो बिचौलिया है उसने किसान से 2 रुपये केजी में खरीदे हों। इसके कारण उन्हें जो लाभ प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण वो उस फसल को उत्पादन करने के लिए कृषि क्षेत्र में कृषि कार्य को पीछे करते हैं, या उसको प्राथमिकता नहीं देते। किसानों को अल्पकालिक ऋण के साथ दीर्घकालिक ऋण भी दिए जाने चाहिए, कुछ संस्थाओं का आपस में एकीकरण करने के साथ साथ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने की आधारशिला है। यह व्यापक जो रोड मैप है इस बदलाव को सुदृढ़ करने के लिए एक समन्वय ढांचा प्रदान करता है। भारत को अमृतकाल के दौरान जब हम विकसित होंगे, अपनी ग्रामीण समृद्धि में जो प्रमाणित मॉडल है उनको ग्लोबल साउथ में निर्यात करने के लिए विशिष्ट रूप में स्थापित करना चाहिए। मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको ध्यान देना चाहिए। यदि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान नहीं देते तो शायद जो हमारा विकसित भारत लक्ष्य 2047 है उसे प्राप्त करने में असक्षम हो। कुछ प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेना। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसान उत्पादक संगठन। आज के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे किसान उत्पादक संगठन।